गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्लास कर रहे हैं चैप्टर 12 और हमारे चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य एवं राज्य। और ये जो किताब है बिहार SCERT की किताब है और क्लास 6 की किताब है। तो चलिए इतिहास को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि बिहार दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा महाविहार पहुंचा। महाविहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में कई सवाल उठने लगे। इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे? जब यह बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा? यहाँ कौन कौन लोग रहते थे और वे क्या करते थे? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। क्या आप लोग नालंदा गए हो? बताओ। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरह गुप्त शासकों ने तीसरी शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली, जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इनके पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत यानी कि अधीनस्थ शासक थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से भी प्रभावशाली बनाया। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से भी जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की वंशावली को आप लोग यहाँ देख सकते हैं। श्रीगुप्त के शासन का काल ये रहा। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335, समुद्रगुप्त 335 से 375, रामगुप्त 375 से 375 ईस्वी, चंद्रगुप्त 375 से 415 ईस्वी, कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। इस क्षेत्र के 9 शासकों को इसने पराजित किया। दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। ये समुद्रगुप्त के जो राज्य थे इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। वन क्षेत्र के राजा जो आटविक प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते हैं, इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। इन राजाओं जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे को भी समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचायक का दर्जा प्रदान किया गया। इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। इन राज्यों में पूर्व की ओर कामरूप यानी असम, बंगाल का कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, योधे, आम्भीर आदि कई गणसंघ शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंघल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई। जहां इसने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्यों एवं आटविक प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। उस समय स्वयं संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। आइए अब जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध था। उसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है
उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया है, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपना साम्राज्य को विस्तार कर लिया था। इसने पश्चिमी भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर डाला। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसने पहले अभियान में पश्चिमी भारत यानी मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्र सिम्हा तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंग यानी बंगाल को भी जीता। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी से पूर्वी समुद्रों यानी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करना था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। ठीक है, इसे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चीनी यात्री फायान इसी के समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसके शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। कुमारगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्रों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिमी प्रांत से हुनों के आक्रमण शुरू हो गए। इसने हुनों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। नोट डाउन करते चले जाइए सारी चीजों को, और जब क्वेश्चन आ जाए तो ये मत बोलना कि ये कहाँ से आ गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया। पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे, ये सारी चीजें आपको यहीं इसी चैप्टर में इसका आंसर मिलेगा। हुनों का साम्राज्य पर्शिया से खोतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में वामियान थी। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और हो सकता है ये आया भी हो। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर जो है ना, आप लोग अभी अगर पीपीएससी का पैटर्न देखोगे तो यही सोचोगे कि ये ढूंढती है कौन सा पॉइंट मैंने नहीं पूछा है, उसे पूछना है। तो कुछ भी अगर यूनिक, कुछ भी अलग हटके अगर आपको दिखाई देता है चैप्टर में, तो उसे नोट डाउन तो कर ही लो तुम लोग। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान था। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट कर दिए। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था। गुप्तों का प्रशासन कैसा था, आइए जानते हैं। गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समुचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान राजा था, जो प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज का 1/3 भाग पर उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। कर देने वाले यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। ठीक है, सामंत किसे कहा जाता था? अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती, और जो लोग भी वीडियो को अगर देख रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि सामंत कौन कहलाते थे, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखो। और जो भी मुझे लगता है सिंसियर स्टूडेंट के पास अगर ये वीडियो जा रही है तो वो जरूर लिखेगा। ठीक है, अगर एक भी है, अगर वो लिखता है तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मौर्य शासकों के केंद्रीयकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। ठीक है, साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी उपरिक कहलाते थे। इसके नीचे की इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी, जिसके पदाधिकारी को विषयापति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। कुमारामात्य किन्हें कहते थे? प्रदेश का गवर्नर। और महासंधि विग्रहिक, युद्ध एवं शांति का मित्र, महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश। ऐसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ठीक है, जाकर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। अगर नहीं लिए हैं तो PYQs ले लीजिए।
वैसे मैं भी करवाऊंगी, लेकिन पहले आप ले लीजिए, ठीक है। प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, शहर का बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफी शक्तिशाली स्थिति में थे। तो ये 4 राज्य कौन थे? मगध के गुप्त, इनका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर के पुष्यभूति, पूर्व में उल्लेखित पुष्यभूति से इनका कोई संबंध नहीं था। और वल्लभी के मैत्रक। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इनकी राजधानी थानेश्वर थी और इनका पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था। परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप, जिसे हम अभी असम के नाम से जानते हैं, और कश्मीर के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। हर्ष के संदर्भ में उसके राजकवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित, मधुवन, वांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र लेख एवं ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। तो हर्ष के संबंध में हम कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इसे आपने यहाँ पे जान लिया। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार और कुछ अस्पतालों का निर्माण भी करवाया। उसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। इसमें लगभग 20,000 सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। ह्वेनसांग इस सभा का मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। इसने हर्ष के प्रशासन और आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। हर्ष को ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। ठीक है, हर्ष के साम्राज्य को आप लोग इस मानचित्र में देख सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं या फिर जानते हैं पल्लव एवं चालुक्यों के बारे में। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। वातापी के चालुक्यों को जानते हैं। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिण के राज्यों कदम, गंग, कोंकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद इसने पुरी, मालवा, गुजरात के राजा को भी पराजित कर अपने अधीन किया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरोध थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। हर्ष यह विजय के बाद उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुरम यानी कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वातापी यानी कि बादामी आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हम अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। आइए पल्लव वंश को भी जानते हैं। तो दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। इन्होंने 6ठी सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की। इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्य और दक्षिण में चोल और पांड्यों के साथ इनका सदैव संघर्ष होता रहा। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि को जानेंगे। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया। इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इनमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं।
काष्ठ कला मंदिर निर्माण या वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। इस कला में मंदिरों के दीवार, भीम एवं छत के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इसमें मंदिर का आधार आयताकार तथा शिखर गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना है। ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है। शीर्ष भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती हैं। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा तथा गोपुरम बनाया गया है। पल्लवों ने संस्कृत एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान थे। पल्लवों के सभ्य वैष्णवी संत भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले वैष्णव संत तथा शैव संत यानी कि शिव भक्त को भी सम्मान प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापर्थ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। ठीक है, उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे, ऊर, सभा और नगरम। ऊर के सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। सभा कई उपसमितियों में विभक्त थी, जिनका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थानों एवं बाजारों की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। नगरम व्यापारियों का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में और शक्तिशाली हो गई। नालंदा महाविहार। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ में स्थित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इनमें नालंदा महाविहार का विशेष स्थान रहा है। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत वेनसांग का विवरण एवं इसके अवशेष आज भी विद्यमान है। इत्सिंग ने भी यह 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान में मिले लगभग 200 गाँव थे। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे। इससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए उस समय यहाँ के अध्यक्ष आचार्य शिलभद्र थे। विश्वविद्यालय में सुबह में शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक एवं व्यवहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों यानी कि वेदों, सांख्य, संस्कृत, व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक हर्षवर्धन और पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन 11 से 12वीं सदी में संरक्षण के अभाव में आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में बख्तियार खिलजी ने 1197 से 1203 ने नालंदा को नष्ट कर दिया था एवं पूरी संस्था को जला दिया था। लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है। तो ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।